हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बॉडी मूवमेंट के हवाले से, यानी कि बॉडी के मूवमेंट सही तरीके से जो पेशेंट जो ओल्ड एज के अंदर जो पेशेंट होते हैं या इवन ये कि जो यंगर में भी ये ये डिजीज़ पाई जाती है। देखें जी, बॉडी के मूवमेंट के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके एक्सट्रीमिटीज़ और जो हेड है और जो बॉडी के जो मूवमेंट है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते, या उसके ऊपर इसकी जो है ना वो एबिलिटी नहीं रहती कि वो उसको कंट्रोल कर सके अपने हाथ। अब मेरे हाथ मेरे कंट्रोल के अंदर है तो मैंने उसको बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर वाइब्रेशन होगी ये अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे और ये वाइब्रेट करते रहेंगे इस तरीके से। कभी कभी आपने बुजुर्गों को देखा होगा कि वो अपने जो है ना हेड को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सही तरीके से चल नहीं सकते, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती, यानी कि जो बॉडी के जो मूवमेंट है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। अब बॉडी के मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है आपको पता है, ब्रेन के अंदर एक एरिया है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या करता है कि बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब बेसल गैंग्लिया अगर बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है तो बेसल गैंग्लिया का जो एरिया है वो किस चीज़ से बना हुआ है आपको पता है, सबको पता है, एग्जैक्टली न्यूरॉन से बना है। अब अगर वो न्यूरॉन आपके पुराने हो जाएं, गल सड़ जाए वाला लफ्ज़ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं रहेगा। चलो ऐसा हो कि अब वो पुराने हो जाएं, वो उससे जो है ना आप उस तरीके से काम नहीं ले सकें तो क्या होगा। एक तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि न्यूरॉन एक दफ़ा अगर वो बन जाते हैं तो उसके अंदर दोबारा सेल डिवीज़न नहीं होती, यानी कि नया न्यूरॉन नहीं बनता। अब अगर नया न्यूरॉन नहीं बनता तो आपको उसी न्यूरॉन से सारी ज़िंदगी अपना काम करना पड़ता है। तो एक एज आता है कि जिसके अंदर जो है ना कुछ वजूहात की बिना पर ये न्यूरॉन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, मैसेज सेंड करने की एबिलिटी, मैसेज रिसीव करने की एबिलिटी वो कमज़ोर हो जाती है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से मैसेज सेंड भी नहीं कर सकते और मैसेज भेज भी नहीं सकते। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनकी भी जो है ना कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो मूवमेंट्स के अंदर या ब्रेन जो जिन जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है उसके अंदर थोड़ी सी डिमिनिश आ जाती है। जैसे हाइपोकैम्पस की आप मिसाल लेते हैं, हाइपोकैम्पस ब्रेन का एक एरिया वो क्या करता है, आपकी लर्निंग और स्किल जो है ना वो इसकी एबिलिटी को जो है ना वो या यादाश्त की जो एबिलिटी है उसको जो है ना वो कंट्रोल करता है। लेकिन बुजुर्गों को आपने देखा होगा वो बेचारे ना तो फिर वो लर्न कर सकते हैं, ना उनकी यादाश्त उसकी इस तरीके से रहती है कि वो अपने जो है ना वो कोई चीज़ जल्दी जल्दी भूल भी जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो न्यूरॉन्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, उनके अंदर फ़र्क आ जाता है। इसी तरीके से जो बेसल गैंग्लिया जो है आपके बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर वो बॉडी के मूवमेंट बेसल गैंग्लिया कंट्रोल कर रहा है, उसके न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है और वो न्यूरॉन डीजनरेट हो जाए, ख़राब हो जाएँ, उसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो है ना वो कमी आ जाए, रिसीविंग के अंदर मैसेज, रिसीविंग के अंदर मैसेज, सेंडिंग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के मूवमेंट जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए जी, बेसल पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो आपके कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं कि बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेन के अंदर एरिया है उसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट, ये तो हमने सीख लिया। अब बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन है वो डीजनरेट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके न्यूरॉन्स के अंदर ही कोई ऐसी डिजनरेशन आ जाती है या फ़र्क आ जाता है या कमज़ोर हो जाते हैं, जिस वजह से जो है ना वो बेसल गैंग्लिया का जो कंट्रोल है मूवमेंट्स के ऊपर वो नहीं रहता। अब कुछ रीज़न मैंने लिखे हुए हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने 4 रीज़न लिखे हुए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यूरोमेटाबॉलिज्म, यानी कि नए न्यूरॉन बनते नहीं है, पुराने न्यूरॉन से आपने काम करना होता है तो वो उनकी जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि न्यूरॉन जो है ना वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं और पुराने न्यूरॉन की वजह से उनकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा वर्किंग की वजह से वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि आपके जो ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो है ना अगर किसी भी वजह से जो है ना स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी जो है ना वो, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना वो स्ट्रेस की वजह से जो है ना आपकी न्यूरॉन के ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा कि आपके जो है ना न्यूरॉन में जो आहिस्ता आहिस्ता से एक वक्त आएगा कि वो जो है ना वो डीजनरेट हो जाएंगे। अगर वो न्यूरॉन बेसल गैंग्लिया का होगा तो वो मूवमेंट के अंदर फ़र्क आएगी। एक जो एक्सीटो टॉक्सिसिटी एक्साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है कि आपका जो ग्लूटामेट है वो है
एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि एक्साइटेशन को बढ़ाती है, काम करने की एबिलिटी को बढ़ाती है। अगर उसकी जो है ना ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो क्या होगा कि वो न्यूरॉन से ज़्यादा काम लेना शुरू कर देगा। तो एक वक्त आएगा कि आपके जो न्यूरॉन है वो थक जाते हैं, या वो ज़्यादा वर्किंग की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको जो है ना ये और वो न्यूरॉन अगर बेजल गैंग्लिया का होगा तो आपको पता है कि बेजल गैंग्लिया से जो अगर फ़र्क पड़ेगा उनकी न्यूरॉन्स के ऊपर तो आपकी मूवमेंट के अंदर फ़र्क आएगा। हाँ, एनवायरमेंटल टॉक्सिन के में ऐसी चीज़ है कि एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी टॉक्सिन है जो आपके न्यूरॉन के लिए, न्यूरॉन्स हैं उनके लिए जो है ना वो सही नहीं है, और आप उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो क्या होगा, आपकी न्यूरोनल जो है ना वो डेथ हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर डिजनरेशन आ जाती है, या उस टॉक्सिन की वजह से न्यूरॉन के अंदर उसकी जो एबिलिटी है, काम करने की एबिलिटी है, उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको जो अगर वो बेजल गैंग्लिया को ज़्यादातर इफेक्ट करेगा तो क्या होगा कि आपके जो मूवमेंट के अंदर वो फ़र्क आ जाता है और मूवमेंट डिमिनिश हो जाती है। और हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि बेजल गैंग्लिया को जो किस तरीके से जो है ना वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और उसमें क्या क्या डिजनरेशन होती है, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो मैंने बताई हैं, इसकी वजह से जो है ना बेजल गैंग्लिया के अंदर क्या कौन से फ़र्क आता है जिसकी वजह से जो है ना आपकी जो है मूवमेंट के अंदर फ़र्क आती है। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है ना वो हम देंगे जिससे जो है ना वो जो बेजल गैंग्लिया की जो न्यूरॉन है उसको हम बचा सकते हैं, या उसको जो इफेक्टिव जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से ये जो है ना अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर को हम किस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं या पावरफुल कर सकते हैं, या उसको जो है ना वो अच्छा बना सकते हैं ताकि वो बेजल गैंग्लिया से अच्छी तरीके से काम ले सके। हाँ वो लोग हमने ओवरव्यू थोड़ा ले लिया है कि पार्किंसन डिजीज़ जो है ना वो मूवमेंट की वजह से मूवमेंट को डिमिनिश हो जाती है, मसल की मूवमेंट या बॉडी की मूवमेंट, जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, और वो बेजल गैंग्लिया की जो एरिया है ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अभी हम दूसरे जो है ना मैं थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि बेजल गैंग्लिया के जो ब्रेन के अंदर जो ये एरिया है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो क्या क्या कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना उसको ओवरव्यू कर लेते हैं, नॉर्मल फंक्शन जो बेजल गैंग्लिया का है। ये जनाब, अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि बेजल गैंग्लिया जो है ना वो के कौन कौन से हिस्से हैं और उसको समझ लेते हैं। चलो देखें, अब ये देखें, ये मेरे नर्वस सिस्टम जो है ना उसका जो इस साइड को आप रहने दीजिए, इस साइड पे कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर जो है ना वो नर्वस सिस्टम को मैंने जो है ना वो यहाँ पर उसकी जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे ये कॉर्टेक्स रीजन है। उसके बाद फिर जो है ना ये वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के इस साइड पर ये थैलेमस पड़ा हुआ है, और थैलेमस के दोनों साइड्स के ऊपर बेजल गैंग्लिया है। तो ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ शो किया हुआ ये क्या है, आपका बेजल गैंग्लिया। अब आप देखिएगा कि मूवमेंट कैसे होती है। नॉर्मल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने अपने हाथ को मूव करना है तो मैसेज किसके पास आएगा, इस कॉर्टेक्स रीजन के पास आएगा। ये कॉर्टेक्स रीजन मैसेज रिसीव करेगा, इसको इस ह्यूमन बॉडी को जो है ना मूव करना है अपने हाथ को। जैसे ही ये मैसेज रिसीव करेगा तो इसको पता है कि मैंने अपनी जो ब्रेन के अंदर मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो एरिया है वो कौन सा है, बेजल गैंग्लिया। तो ये इसको इनपुट देगा कि भाई आपने जो है ना हाथ को मूव कराना है, तो ये मैसेज भेजेगा बेजल गैंग्लिया को, और बेजल गैंग्लिया मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको जो है ना समझेगा कि भाई मूवमेंट चाहता है, बॉडी मूवमेंट चाहती है। तो ये उसके बाद फिर जो समझने के बाद इसके वापस जो है ना मैसेज कॉर्टेक्स को भेजेगा कि मूवमेंट कर हो सके बॉडी की। तो ये क्या करेगा कि उस मैसेज को समझने के बाद थैलेमस को देगा, और थैलेमस उसको स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद फिर कॉर्टेक्स रीजन को देगा, और कॉर्टेक्स रीजन जो है ना वो फिर बॉडी की जो जहाँ पर मूवमेंट की होनी है उसको मूव करा देगा। तो यानी कि हमें इस तरीके से पता पड़ा कि आपके पास मैसेज आया बॉडी मूव करने के लिए कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, कॉर्टेक्स रीजन ने फिर जो है ना बेजल गैंग्लिया को दिया, और बेजल गैंग्लिया ने इनपुट करने के बाद क्या किया कि ये मैसेज समझने के बाद फिर थैलेमस को दिया, और थैलेमस ने दोबारा से कॉर्टेक्स रीजन को दिया, और कॉर्टेक्स रीजन ने जो है उस मूवमेंट को फंक्शन किया, यानी कि मूवमेंट होगी। तो ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। अब आइए देखते हैं कि बेजल गैंग्लिया के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पर इतना समझ लिया है कि बेजल गैंग्लिया के पार्ट्स कौन कौन से हैं।
अब देखें जी, ये आपका जो है ना स्ट्रक्चर था जिसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा वाइड करके लिखा हुआ है। ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका वेंट्रिकल्स है, ये आपके जो है ना थैलेमस है, और थैलेमस लिखना भूल गया मैं, ये थैलेमस है। अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि बेसल गैंग्लिया के अंदर कितना स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और किस तरीके से जो है ना वो अभी हम इसके नाम देखेंगे। लेकिन ये बेसल गैंग्लिया को कहने को तो एक वर्ड है, लेकिन इसके जो है ना अंदर भी बहुत सारे न्यूरोनल स्ट्रक्चर हैं। आइए उनको देखते हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्डिक न्यूक्लियस। उसके बाद जो है उसको हम कहते हैं कॉर्डिक प्यूटामिन। अब इन दोनों को कार्पस स्टेनम भी कहते हैं। इन दोनों को कंबाइनली कार्पस स्टेनम भी कंबाइनली इसको जो है ना कार्पस स्टेनम भी कहते हैं। और वैसे जो है ना अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ये क्यूडिक न्यूक्लियस है और क्यूडिक प्यूटामिन है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आपको और नजर आएगा, इसको हम कहते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं। इनके अपने अपने काम है और इसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद जो है ना इस सबथैलेमिक न्यूक्लियस को के पास दो ब्लू कलर के जो है ना मैंने एरिया शोज किए हुए हैं जो आपस के अंदर जो है ना वो कनेक्टेड है। उसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं इंटरना और दूसरा जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं एक्सटर्ना। तो एक को कहते हैं इंटरना ग्लोबस पेलेडस और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्ना ग्लोबस पेलेडस। तो ग्लोबस पेलेडस आपके दो हैं, एक इंटरना है और एक एक्सटर्ना है, सही है। उसके बाद जो एक और चीज़ पड़ी हुई है उसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा जो है ना ये आपके यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसके दो जो है ना वो है साइड्स हैं। एक को कहते हैं सबस्टेंशिया निग्रा पार रेटिकुलस और दूसरे को कहते हैं सबस्टेंशिया निग्रा पार कंपेक्टा। तो ये सबस्टेंशिया निग्रा पार रेटिकुलेटा और सबस्टेंशिया पार कंपेक्टा। अब ये सब जो है ना यहाँ पर बेसल गैंग्लिया के अंदर जो मैंने कहा कि मैसेज जैसे आते हैं तो यहाँ पर उसकी जो है ना कुछ मूवमेंट्स होती हैं, उसको हम अभी इसके बाद देखेंगे। और किस तरीके से जो है ना वो न्यूरोट्रांसमीटर जो खुसूसन डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से इनको जो है ना वो मैसेज भेजती है, मूवमेंट होती है। और उसके बाद जो है ना वो कॉर्टेक्स को मैसेज जाता है वाया थैलेमस और थैलेमस कॉर्टेक्स को भेजता है, फिर मूवमेंट होती है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो बेसल गैंग्लिया की जो जितने भी पार्ट्स हैं उसको समझा, उनके नाम समझे। अब हम इसके जो है ना स्ट्रक्चर यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाएंगे जिससे जो है ना हमारे को जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो मूवमेंट्स हैं वो किस किस तरीके से काम करते हैं उसको समझेंगे। लेकिन आपने इस नॉर्मल स्ट्रक्चर को भी याद करना है और लिख लेना है ताकि आपको जो मैं इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ उसको जो है ना आप समझ सकें। आइए अभी हम जो है ना इसके फर्दर इसको जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से इससे बेसल गैंग्लिया के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की मूवमेंट्स होती हैं। आइए देखते हैं। आइए जनाब, हम लोगों ने जो है ना बेसल गैंग्लिया में मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं उनको समझ लिया है। यानी कि कॉर्टेक्स के पास मैसेज आएगा कि मूवमेंट चाहिए तो कॉर्टेक्स उस मैसेज को बेसल गैंग्लिया के पास भेजेगा, क्योंकि बेसल गैंग्लिया ही जो है ना आपका जो है वो मूवमेंट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो फिर उसको एनालिसिस करने के बाद थैलेमस के पास भेजेगा और थैलेमस उसको फिर वापस जो है ना वो कॉर्टेक्स के पास भेजेगा कि मूवमेंट जनरेट कीजिए। यही हमने यहाँ पर लिखा है, कॉर्टेक्स के पास मैसेज आएगा, वो फिर बेसल गैंग्लिया को देगा और बेसल गैंग्लिया से थैलेमस और थैलेमस जो है ना वापस से यहाँ पर एंट्री करेगा। देखें जी, यहाँ पर लिखने से ये फ़ायदा होता है कि टाइम थोड़ा सा हमारा जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगता और हम जो है अपने जो हमारा जो क्या कहते हैं लेक्चर है उसको हम थोड़ा टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ग्लूटामेट न्यूरॉन्स हैं और गाबा न्यूरॉन हैं। ग्लूटामेट न्यूरॉन नेचर में क्या होता है कि ग्लूटामेट अगर रिलीज करेगा तो वो एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी उसके बाद वाली न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा और उसको कहेगा कि आप एक्साइटेड हो जाओ और अपने अंदर से जो आपकी जो एबिलिटी है वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करो, समझ में आ गई, और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करो। अभी हम इसको समझ लेते हैं। ब्रेन के पास मैसेज आया कि मूवमेंट चाहिए और कॉर्टेक्स रीजन के पास मैसेज आया।
कॉर्टेक्स रीजन ने जो है ना वो बेसल गैंग्लिया के कॉर्पस स्ट्रेटम जो क्यूटिक न्यूक्लियस और क्यूटिक प्यूटामिन के जो रीजन है वहाँ पर मैसेज भेजा विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट न्यूरॉन के। अब ग्लूटामेट न्यूरॉन क्या है, वो एक्साइटेटरी हैं, यानी कि वो आने वाले न्यूरॉन को कहेंगे कि आप एक्साइटेड हो जाओ, यानी आप अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करो। जो ब्लैक कलर से मैंने शो किए हुए हैं ये हैं ग्लूटामेट न्यूरॉन, यानी कि ये जो कार्पस स्ट्रेटम के पास जो आ रहे हैं ये ग्लूटामेट न्यूरॉन है। जो ब्लू कलर से जो न्यूरॉन मैंने शो किए हुए ये GABA न्यूरॉन है, यानी ये क्या करेंगे, आने वाले न्यूरॉन को इनहिबिट करेंगे, काम से रोकेंगे। समझ में आ गई। अब देखें जैसे ग्लूटामेट न्यूरॉन ने कार्पस स्ट्रेटम के पास आके कहा कि आप जो है ना अपने अंदर से जो है वो जो न्यूरॉन निकल रहे हैं वो आप एक्साइटेशन कर सकते हैं, यानी कि एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जो GABA न्यूरॉन थे जो नेचर के अंदर जो ब्लैक मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, GABA न्यूरॉन को कहा कि आप एक्साइटेड हो जाओ, यानी कि आप अपने अंदर से GABA को रिलीज करो। GABA रिलीज करेंगे तो क्या होगा, GABA उन्होंने रिलीज किया। अब GABA रिलीज होने के बाद ये वाला न्यूरॉन जो है ये भी क्या है, ये भी क्या है, GABA न्यूरॉन है, यानी इनहिबिशन करेगा, यानी इस STN को सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट करेगा, अपने काम से रोकेगा। लेकिन और ये है ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्ना और ये है ग्लोबस प्लेटस इंटरना, दोनों के पास जो है ना GABA न्यूरॉन आए हुए हैं, यानी कि दोनों जो है ना एक्साइटेड हो जाएंगे। ये भी एक्साइटेड रहेगा, ये भी एक्साइटेड रहेगा, ये भी अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ये भी अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ये भी आपने आगे आने वाली न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा, यानी कि इसको इसके बीच के जंक्शन के अंदर क्या आएगा, इनहिबिशन आ जाएगी। ये वाले न्यूरॉन इनहिबिट हुआ, इस तरीके से ये यहाँ पर जो है ना अपने GABA रिलीज करेगा तो इस वाले न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा। अब अगर ये न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा तो ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस के ऊपर इसका असर नहीं रहेगा। इस न्यूरॉन का इस एरिया में जो ब्रेन का एरिया है इसके ऊपर असर नहीं रहेगा, यानी कि ये वॉलंटरली अपनी खुद ब खुद अपना काम कर सकता है, यानी कि ये अपनी जो इसके जो न्यूरॉन हैं यानी कि जो ग्लूटामेट न्यूरॉन है ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्लोबस प्लेटस इंटरना के अंदर जो अगर ये एक्साइटेटरी इफेक्ट आएगा और GABA रिलीज होगा और उसके बाद वाला न्यूरॉन जो है ना वो इनहिबिट हो जाएगा। इसके इनहिबिशन से ये थैलेमस अपना काम कर सकता है। क्यों कर सकता है कि इस इनहिबिशन से इस न्यूरॉन ने इस थैलेमस को कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, यानी इसको इनहिबिट नहीं किया। इनहिबिट ना करने की वजह से अब ये थैलेमस जो मैसेज है वो कॉर्टेक्स को भेज सकता है, यानी ये अपना काम कर सकता है। समझ में आ गया। इस तरीके से जो STN है ये भी अपना काम कर सकता है। अब STN एक पाथवे को तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से ग्लूटामेट न्यूरॉन ने इन GABA न्यूरॉन को एक्साइट की वजह से इन्होंने GABA रिलीज किया, आने वाले न्यूरॉन को इनहिबिट किया, जिससे STN भी अपना काम कर सकता था, थैलेमस भी अपना काम कर सकता था। अब STN अपना काम करेगा तो ये ग्लूटामेट न्यूरॉन को एक्टिव करेगा और वो क्या कर सकते हैं कि GPE ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्ना के अंदर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उसको कहेंगे कि आप जो है ना अपना काम करें, और उसका काम ये है कि वो जो इस न्यूरॉन को इनहिबिट कर सकता है, यानी कि ये इस न्यूरॉन को कहेगा कि आप अपना काम करें। तो ये अगर अपना काम करेगा तो STN इनहिबिट हो जाएगा। इस तरीके से इसकी दूसरी ब्रांच जाती है GPI यानी ग्लोबस प्लेटर इंटरना के पास, और वो क्या करेगा कि इस न्यूरॉन को इसके बाद वाले न्यूरॉन को कहेगा कि आप जो है ना एक्साइट हो जाओ। अगर ये एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इस थैलेमस को इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा, इनहिबिशन कर देगा। क्यों करेगा कि ये STN ने इससे निकलने वाले जो ग्लूटामेट न्यूरॉन है इसकी वजह से इसको इनहिबिट कर दिया। इससे हमें पता पड़ा कि किस तरीके से जब हमें कौन सा इफेक्ट, जिस इफेक्ट की ज़रूरत हो, इनहिबिशन की इफेक्ट की ज़रूरत हो तो इनहिबिशन वाले प्रोसेस होगा, और क्या कहते हैं एक्टिवेशन की ज़रूरत हो तो एक्टिवेशन वाला इफेक्ट होगा। अब आइए बात करते हैं डोपामिन की। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की बात करते हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है तो इन इफेक्ट के ऊपर इन प्रोसेस के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। अब मैं थोड़ा लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। आइए जनाब, अभी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि डोपामिन के बारे में पढ़ना है, और डोपामिन का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इन इस प्रोसेस के ऊपर।
अब देखें जी, यहाँ पर है सब स्टेंशिया निग्रा पार कंपेक्टा और इसके दूसरी साइड पर है सब स्टेंशिया पार रेटिकुला, क्योंकि ये दो पार्ट्स रह गए थे। अब सब स्टेंशिया पार रेटिकुला मैंने यहाँ नहीं ड्रा किया हुआ, लेकिन इससे जो है ना गाबा रिलीज होता है। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें डोपामिन पे फोकस करना है। तो डोपामिन की को रिलीज करने के लिए सब स्टेंशिया पार कंपेक्टा से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक ये ब्रांच है, एक दूसरी ये ब्रांच है। अब इनको कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कनेक्ट किसके कौन से पोर्शन के साथ होते हैं? कार्पस स्ट्रेटम के पास। और कार्पस स्ट्रेटम को हम दो जो बेजल गैंग्लिया के एरिया हैं जिसको कहते हैं क्यूडिट न्यूक्लियस और क्यूडिट प्यूटामिन, इनसे मिलकर जो है ना कार्पस स्ट्रेटम बना हुआ है। तो इनके साथ कनेक्ट रहते हैं ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। और इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का काम क्या है कि डोपामिन को रिलीज करना, डोपामिन को रिलीज करना। समझ में आ गई? डोपामिन रिलीज हो चुके हैं आपके, समझ में। और डोपामिन किससे रिलीज हुए? ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से। समझ में आ गया? और ये न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सब स्टेंशिया निग्रा पार कंपेक्टा के साथ, और वो कनेक्टेड कहाँ पर है? कार्पस स्ट्रेटम के पास। अब इन्होंने डोपामिन रिलीज कर दी, ये रिलीज कर दी। अब डोपामिन ने अपने रिसेप्टर, क्योंकि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है आपको पता है, इसने बाइंड होना है अपने रिसेप्टर से। और इसके रिसेप्टर दो हैं, D1 और D2। सबको पता है D1 रिसेप्टर एक्साइटेटरी है और D2 रिसेप्टर इनहिबिटरी है। यानी कि ये D1 से अगर डोपामिन बाइंड होगा तो ये क्या करेगा? एक्साइटेशन करेगा। और अगर D2 से बाइंड होगा तो क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा। अब ये मान लो यहाँ D1 रिसेप्टर है और ये D रिसेप्टर पाए कहाँ जाते हैं? ये जो गाबा है, गाबा न्यूरॉन में पाए जाते हैं D1 और D2 रिसेप्टर। समझ में आ गई? अब ये D1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, क्या चीज बाइंड हुआ? डोपामिन। डोपामिन D1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो क्या चीज करेगा? एक्साइटेशन करेगा। क्या करेगा? एक्साइट करेगा। तो ये इस न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, गाबा के इस न्यूरॉन को क्या करेगा? एक्साइट करेगा कि अपने अंदर से अपने एबिलिटी को यानी कि गाबा को रिलीज करो। इसने गाबा रिलीज किया। गाबा नेचर में क्या होता है? इनहिबिशन। इसने इस न्यूरॉन को क्या किया? इनहिबिट किया। इसके इनहिबिशन से क्या हुआ कि थैलेमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया और थैलेमस वॉलंटरली अपना काम कर सकता है, यानी कि अपने मैसेज को भेज सकता है। समझ में आ गई? तो ये इफेक्ट डोपामिन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इफेक्ट हम चाहते हैं कि थैलेमस अपना जो रोल है वो प्ले करे और वो मैसेज कॉर्टेक्स को भेज सके ताकि मूवमेंट हो सके। D2 रिसेप्टर से बाइंड होने के क्या होगा? इनहिबिशन होगी। अब इनहिबिशन से क्या होगा कि ये वाला न्यूरॉन जो क्या गाबा न्यूरॉन है, गाबा रिलीज करता है और गाबा रिलीज होगा तो ये वाला न्यूरॉन क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन इसको कौन सा इफेक्ट मिला यहाँ पर? D2 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद कौन सा इफेक्ट मिला? इनहिबिटरी। यहीं पर ही इसको इनहिबिट कर दिया, क्योंकि D2 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या होगा? इनहिबिशन होगी। और तो ये आपका रिसेप्टर इनहिबिट हुआ, तो इसने कुछ रिलीज नहीं किया। क्यों इनहिबिट हुआ? कि ये D2 रिसेप्टर से डोपामिन बाइंड हुआ। सही है। अब ये इनहिबिट हुआ तो ये रिसेप्टर क्या है? इनहिबिट है? नहीं। क्यों? ये तो अपना काम कर सकता है। अब ये क्या काम करेगा? ये कौन सा रिसेप्टर है आपका? गाबा। गाबा रिलीज करेगा। अब इसने गाबा रिलीज किया, गाबा यहाँ रिलीज हो गया। तो गाबा नेचर में क्या है? इनहिबिशन। अब अगर ये इनहिबिशन करेगा तो आने वाले जो न्यूरॉन हैं ये क्या होंगे? इनहिबिट होंगे। तो ये न्यूरॉन पहले क्या करता था? पहले ये एक्साइटेटरी करता था, अब क्या करेंगे? इनहिबिट रहेंगे। क्यों इनहिबिट रहेंगे? कि इससे पहले आने वाला न्यूरॉन क्या था? वो वर्किंग के अंदर था, उसने गाबा रिलीज किया और इसने दोनों न्यूरॉन को इनहिबिट कर दिया। अगर ये इनहिबिट होंगे तो ये इनका इफेक्ट GPI के ऊपर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? GPI अब इस न्यूरॉन को एक्टिव कर सकता है?
नहीं कर सकता, यानी कि ये यहाँ पर दोबारा इनहिबिट हुआ और इसकी क्या हो जाती है कि D2 से बाइंडिंग के बाद जो है ना ये सारा प्रोसेस हुआ। तो अब आप लोगों ने उम्मीद है कि ये समझ लिया होगा कि किस तरीके से जो है ना पार्किंसन डिजीज़ के अंदर डोपामिन का हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, डोपामिन कितना इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और थैलेमस को फ्री रखता है, यानी कि वो अपने काम को करने के काबिल रखता है ताकि मैसेज जो है ना वो कॉर्टेक्स को भेज सके। तो और ये क्या करता है कि डोपामिन D2 से बाइंड होकर एस्टिन को भी जो है ना इनहिबिट करता है। तो ये डोपामिन को समझना, इस पूरे प्रोसेस को समझना पार्किंसन डिजीज़ के अंदर ये बहुत लाजमी है। कुछ टाइप्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन यहाँ तक ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने आराम आराम से इसको देखना है, स्लोली देखना है और उससे जो है ना वो नोट डाउन कर लेना है सब चीज़ें, तब जाके आपको ये समझ में आएंगी कि किस तरीके से जो है ना ये पूरा प्रोसेस बेसल गैंग्लिया के अंदर होता है, इसके कितने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और किस तरीके से थैलेमस जो है ना वो कॉर्टेक्स को मैसेज भेजता है। यहाँ तक के लिए मैं इतना ही आपको कह सका। इसके बाद इसके और बहुत सारे जो है ना वो टाइप्स हैं और उसको हम समझेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डोपामिन को समझना है, क्योंकि डोपामिन जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ देखा कि डोपामिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तब जाके थैलेमस जो है ना वो फ्री हो जाता है और ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, ये कमज़ोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये अपने इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि डोपामिन रिलीज नहीं कर सकते प्रॉपर अमाउंट के अंदर और फिर ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता। तो हमने ऐसी ड्रग्स के डोपामिन जो है ना वो ब्रेन तक पहुँचे और डोपामिन फिर जो है ना इन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो और वो फिर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करें। और डोपामिन देने का मतलब यही होता है कि आपकी डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन है, जो NPC से जो निकलते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना वो सारा प्रोसेस में थोड़ा सा वो रुकावट आ जाती है। यहाँ तक के लिए इतना ही, बहुत ही लेंथी क्या कहते हैं डिजीज़ है पार्किंसन डिजीज़। इसको समझने के लिए आपने बिल्कुल स्लोली जो है ना सब चीज़ें नोट डाउन कर ली है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सब चीज़ें स्लोली आपने नोट डाउन कर लेनी है। मुझसे अगर कहीं गलती हो गई हो कि लिखा कुछ था कि कुछ दिया, या मैं क्या कहते हैं अपनी वीडियोस को और किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक के लिए इतना, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर अभी हम देखेंगे कि ड्रग्स इस तरीके से पार्किंसन डिजीज़ के अंदर यूज़ होती हैं और इसके अगर कोई टाइप्स वगैरह हैं तो वो कौन कौन सी हैं, जिससे जो है ना हम लोग पहले से हमें ज़हन-नशीन कर ली जाए और एग्ज़ाम के अंदर या हमें वैसे भी जो है ना एज अ प्रोफेशनली हमें पता होना चाहिए कि हम ये ड्रग दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और कौन सी डिजीज़ की वजह से दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का, आपकी जो है ना वो ताउन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।